हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड्स, अगर देखिए पहली बात तो ये है कि जो व्यक्तित्व है कॉमन टॉपिक है, पर्सनैलिटी, ठीक है। इसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्लस कुछ थ्योरी भी समझेंगे, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूं प्रॉपर तरीके से कानपुर यूनिवर्सिटी की, तो कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर थर्ड है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, इसको हम लोग क्लियर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और आज ही आपका यूनिट फोर्थ है जो उसके क्वेश्चंस हैं। यूनिट फोर्थ की इसके बाद एक और क्लास होगी मानसिक स्वास्थ्य की, ठीक है। उसकी बात कर लेंगे और आपका पेपर थर्ड खत्म हो जाएगा। इसके बाद पेपर फोर्थ शुरू करेंगे। तो चलिए इस क्लास को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि आखिर व्यक्तित्व होता क्या है, ठीक है। बाकी सभी यूनिवर्सिटीज का कॉमन टॉपिक है और प्रॉपर तरीके से जो कानपुर यूनिवर्सिटी है उसका ये यूनिट फोर्थ का चैप्टर नंबर 7 है, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। चलिए पहले तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये थ्योरी मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि किसी भी काम को करने में हम अपनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का यूज़ करते हैं वो चीज़ उतनी हमारे दिमाग में घुस जाती है। जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है यही मैं आपको बोल करके समझा सकता था, लेकिन अब आपके सामने भी लिखा हुआ है कि व्यक्तित्व होता क्या है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे, देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, तो यहां पे ये आपको कंठस्थ होने वाली है। चलिए देखिए व्यक्तित्व क्या होता है। अगर हम बात करें इंग्लिश में पर्सनैलिटी की, तो हम किसी को भी देख के कहते हैं अरे यार उसकी क्या पर्सनैलिटी है। मतलब हमने उसको क्या देखा, हमने उसका जो है कि शरीर देखा कि बहुत फिट है, स्मार्ट है, बढ़िया गुड लुकिंग है, तो हम लोग कहते हैं वाह भाई वाह क्या पर्सनैलिटी है ना। यही तो जनरली हम लोग जानते हैं कि हाँ पर्सनैलिटी यही होती है, उसको हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। अब इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति व्यक्ति के आचार, विचार, व्यवहार एवं उसकी गतिविधियों के द्वारा होता है। यानी कि व्यक्तित्व की पहचान किससे होती है कि व्यक्ति का आचार विचार कैसा है, दूसरों के साथ उसका मेलजोल कैसा है, उसकी गतिविधियां कैसी हैं। इन सब चीजों के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिर उसका व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व व्यक्ति के किसी एक गुण का नहीं बल्कि व्यक्ति के सभी शील गुणों का समावेश है। यानी कि किसी एक क्वालिटी को लेकर हम नहीं कह सकते कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है, बल्कि ढेर सारे गुणों का क्या है, समावेशन है व्यक्तित्व। चलिए अभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देख पाएंगे। अब हम और आसानी से समझ पाएंगे कि व्यक्तित्व है क्या, मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी क्या है। देखिए मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व जो है वह अंग्रेजी शब्द, कहां, अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी है ना, हम लोग यही तो यूज करते हैं। हम कोई भी इसका यूज नहीं करते, हम सीधे इसका यूज करते हैं। तो जो व्यक्तित्व शब्द है यह पर्सनैलिटी का हिंदी अनुवाद है। यानी कि हम लोग सब इंग्लिश वर्ड ही बोलते हैं पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी कहां से आया, पर्सनैलिटी हमारा लैटिन शब्द परसोना से बना हुआ है। लैटिन शब्द परसोना से पर्सनैलिटी बना और पर्सनैलिटी को हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं। जिसका ये जो परसोना है, परसोना का अर्थ होता है मुखौटा यानी कि मास्क, जिसे प्राचीन ग्रीक में जो नाटक के कलाकार हुआ करते थे, कैरेक्टर हुआ करते थे, उनकी भूमिका के अनुसार पहनकर अपनी भूमिका निभाते थे। जो नाटक वगैरह हुआ करते थे उनमें अभी भी जो नाटक वगैरह होते हैं स्टेज पे, उसमें झांकी वगैरह उसमें लोग पहन लेते हैं ना, अपना पूरा ऊपर का पहन लेते हैं, जिसकी भी भूमिका निभानी होती है। जिस कलाकार की जैसी भूमिका होती थी वह उसी प्रकार का मुखौटा पहनता था। किसी को मान लीजिए झांकी हो रही है ना, शंकर जी बनना है या किसी को गणेश जी बनना है, तो क्या करते हैं वो लोग ऊपर से वो जो पहन लेते हैं वही मुखौटा है। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसके बाहरी गुणों के आधार पर होता था। तो ये क्या है, ये एक बाहरी गुणों को हमने देकर के सीधे बोल दिया उसका व्यक्तित्व कैसा है। अब व्यक्ति की अब देखिए व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य जितनी भी विशेषताएं
योग्यताएं होती हैं, जितनी भी विशेषताएं और योग्यताएं होती हैं, उन सबका समन्वित रूप क्या है? व्यक्तित्व है। यानी कि आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं, आपके अंदर के आचार विचार, आपका हाव भाव व्यवहार कैसा है, ये सब मिल करके आपका व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, सभी गुण इज इक्वल टू व्यक्तित्व। अब देखिए यहाँ पे वुड्सवर्थ क्या कहते हैं? वुड्सवर्थ कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। एक जो व्यक्तित्व है वह व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, यानी कि सबका समन्वित रूप। ठीक है, यही इसी का मतलब हो गया समग्र। उसके बाद वैलेंटाइन कहते हैं व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है? योग्य है। यानी कि जितनी भी क्वालिटीज आप जन्म के साथ लेकर के आए, प्लस इस एटमॉस्फेयर के माध्यम से, इस समाज के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से आपने जो भी कुछ सीखा, ज्ञान, जो भी कुछ प्राप्त किया, वो सब मिल करके इज इक्वल टू व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। चलिए, बात यहीं पे हमारी खत्म हो जाती है और अब हम इससे आप थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ गए होंगे, क्योंकि क्लास पे फोकस हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पे है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसमें थ्योरी मैंने नहीं डाली है, मेन पॉइंट्स को डाल दिया है। बाकी किसी दिन इसको हम विधिवत एक्सप्लेन करके समझ लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे सामने, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वातावरणीय तत्वों में से एक कौन है? जो वातावरणीय तत्व हैं इनमें से एक कौन है? तंत्रिका तंत्र है, वृद्धि है, आर्थिक स्थिति है, या फिर शिक्षा है? प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है वातावरणीय तत्वों की। तो देखिए, वातावरणीय तत्वों में हमारा तंत्रिका तंत्र, वृद्धि नहीं आता है, ना तो शिक्षा आती है। हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, इस बात पर भी ये निर्भर करता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है ना। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 कहता है सेकंड, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अधिक व्यक्ति किस व्यक्तित्व के प्रकार में आते हैं? मोस्टली व्यक्ति कैसे होते हैं? अंतर्मुखी, जो अपने आप से मतलब रखते हैं, बहिर्मुखी, जो जिससे मेरे उसी से हेलो हाय दोस्ती कर लेते हैं बड़ा जल्दी, है ना। जो बहिर्मुखी होते हैं वो लोगों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, घुल मिल जाते हैं, हर एक व्यक्ति के साथ समायोजित कर लेते हैं। उभयमुखी, जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं, या फिर ये सारे ही। तो अधिक जो व्यक्ति हैं वो हमारे उभयमुखी होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली उभयमुखी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व में से किस पर आधारित है? शील गुण पर, उत्तेजना अनुक्रिया पर, व्यक्तित्व प्रकार पर, या फिर क्षेत्र पर? तो देखिए, यहाँ पे व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्वेश्चन को समझना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन को अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो आंसर आपको उसी से मिल जाएगा। व्यक्तित्व के प्रकार का, जब व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत ही है तो सीधी सी बात है आंसर इसका व्यक्तित्व के प्रकार ही हो जाएगा। जो व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत है व्यक्तित्व से किस पर आधारित है? व्यक्तित्व प्रकार पर। ठीक है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। व्यक्तित्व का जो शील गुण सिद्धांत है वह कौन सा दृष्टिकोण रखता है? तो व्यक्तित्व का आवरण दृष्टिकोण, तात्विक दृष्टिकोण, या फिर ये उपरोक्त दोनों? प्यारे दोस्तों, व्यक्तित्व का जो शील गुण सिद्धांत है उसमें आवरण और तात्विक ये दोनों ही दृष्टिकोण समाहित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जो पर्सनैलिटी शब्द है वह किस भाषा का मूल शब्द है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, हिंदी का रूपांतरण है, अंग्रेजी का है, जर्मन का है, लैटिन भाषा का है। जो पर्सनैलिटी शब्द है वो हमने अभी आपको क्या बताया था? अंग्रेजी का वर्ड है। किसका वर्ड है? पर्सनैलिटी किसका वर्ड है? अंग्रेजी का वर्ड है ना। अंग्रेजी पर्सनैलिटी, हिंदी में उसको व्यक्तित्व कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? खिलौना, घड़ा, मुखौटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पर्सोना शब्द का अर्थ अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मुखौटा होता है। पर्सोना शब्द का मतलब क्या होता है? मुखौटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने शारीरिक रचना के आधार पर, किस पर? शारीरिक रचना के बेस पे व्यक्तित्व के प्रकार प्रस्तुत किए हैं?
टर्मन ने, क्रैस्मर ने, युंग ने या फिर बर्नर ने? देखिए, तो शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बर्नर ने प्रस्तुत किए हैं। किसने? बर्नर ने। ऑप्शन द। किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में बांटा है? किसने बताया है कि व्यक्तित्व अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी भी होता है? तो ये भी जुंग ने ही बांटा है। किसने? जुंग ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता निम्न में से किस व्यक्तित्व प्रारूप में आते हैं? देखिए, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर ये सारे? तो आपको बता दें, जो व्यापारी होते हैं वो जो भी कस्टमर आता है उससे बड़े ही अच्छे से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी पहले से ही जान परिचय है ना? तो ये बहिर्मुखी में आते हैं। जो नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, खिलाड़ी, ये सब किस में आते हैं? बहिर्मुखी में आते हैं। क्योंकि नेता लोग भी समाज में जाते हैं, है ना, ऐसे मिलते हैं जैसे कि हमारा ही घर परिवार हो। अभिनेता में वही भूमिका होती है, तो ये बहिर्मुखी में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो वैज्ञानिक होता है, दार्शनिक होता है, कवि, कलाकार किस व्यक्तित्व प्रारूप में आते हैं? तो देखिए, जो वैज्ञानिक होता है ये लोग चिंतन बहुत करते हैं, दार्शनिक चिंतन बहुत करते हैं, कवि लोग अपने में ही मस्त रहते हैं, जब वो लिखने बैठ जाते हैं या तो वो किसी से मतलब नहीं रखते, अपने में बिजी हैं। तो जो लोग अपने आप से ज्यादा मतलब रखते हैं वो हमारे अंतर्मुखी में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? अंतर्मुखी में। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप? बाकी किसी दिन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, इसको हम समझा देंगे। विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? अध्यापक का, अपने दोस्त का, क्रीड़ा समूह का या फिर सिलेबस का? तो सिलेबस का तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, इसको काट ही दो। ठीक है, सहपाठी का भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक अध्यापक है और एक क्रीड़ा समूह है। कुछ लोग कहते हैं, इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको कई जगह ये माना गया है कि क्रीड़ा समूह का फर्क पड़ता है, और कुछ लोग कहते हैं कि बालक के व्यक्तित्व पर उसके अध्यापक का फर्क पड़ता है। तो कई जगह पे इन दोनों को आंसर को सही किया गया है, लेकिन मैं मानता हूं कि विद्यालय में जो बालक होता है उसके व्यक्तित्व पर उसके अध्यापक का ज्यादा फर्क पड़ता है, ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक अपने टीचर को देखता है, कैसे बात करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, तो उनके व्यक्तित्व का बालक पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बाकी कई जगह आप सुनियो, इसको में क्रीड़ा समूह भी आपको सही मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण किसकी देन है? व्यक्तित्व का जो स्याही धब्बा परीक्षण है वो किसकी देन है? फ्रॉइड, हरमन रोसा, वुडवर्ड, मन? आपको बताते चलें, जो स्याही धब्बा है वो हरमन रोसा की देन है। स्याही धब्बा किसकी देन है? हरमन रोसा की देन है। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व परीक्षण को कितने भागों में बांटा है? 6, 5, 4, 3। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व परीक्षण को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता हल, फ्रायड, स्किनर, पावलोव। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहां पे राइट आंसर हमारा फ्रायड हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड, इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड। बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक कौन है? मेन पूछ रहा है, मेन। वातावरण, प्रेरणा, एकाग्रता, योग्यता। देखिए, अब आपको हम बता दें, अभी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने आगे डाला हुआ है, वहां पे भी आपको हम बताएंगे। यहां पे ऑप्शन आपका वातावरण सही हो जाएगा, लेकिन जो आगे क्वेश्चन है वहां पे वातावरण सही नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तित्व पर हमारे वातावरण का जो है फर्क पड़ता है 99%, और अगर ऑप्शन वंशानुक्रम दिया हो तो उसका पड़ता है 1%। दोनों मिलकर के हो जाते हैं 100%। अगर यहाँ पे वातावरण और आनुवंशिकता दोनों दिए होते, वंशानुक्रम दोनों दिए होते, तो हम उन दोनों की तरफ चले जाते, वातावरण को टिक नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वंशानुक्रम है ही नहीं, है ना, तो फिर हम किसके साथ जाएंगे? वातावरण के साथ। प्रमुख पूछ रहा है, 4 ऑप्शन में प्रमुख पूछ रहा है, तो हम वातावरण के साथ चले जाएंगे।
अंतर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं? वो संदेही होता है, संकालू होता है, अकेले रहना पसंद करता है, या फिर हंसी मजाक वाला होता है, नेतृत्व करने वाला होता है। देखिए, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है वो एकांत में रहना पसंद करता है, संकालू होता है, संदेही होता है। हंसी मजाक तो बहिर्मुखी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अंतर्मुखी आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? जो आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित मतलब अपने आप से मतलब रखने वाला, सीधी सी बात है, अंतर्मुखी होता है। कैसा होता है? अंतर्मुखी। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? काम प्रवृत्ति पर, रचना प्रवृत्ति पर, संचय प्रवृत्ति, या फिर समूह प्रवृत्ति? आपको बताते चलें कि फ्रायड ने सबसे अधिक बल काम प्रवृत्ति पर दिया है। किस पर दिया है? काम प्रवृत्ति पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, यह करो यह न करो। जस्ट मोमेंट प्लीज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, यह करो यह न करो, ऐसा कौन कहता है? इदम, अहम, या फिर परम अहम जिसको सुपर ईगो कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका वही सुपर ईगो यानी कि परम अहम सही ऑप्शन है। 19 नंबर कहता है, व्यक्तित्व, वही क्वेश्चन देखिए मैं जो अभी पहले बात कर रहा था वही क्वेश्चन है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वहां पे पूछ रहा था मुख्य कारक, घटक या कारक एक ही बात है। यहां पूछ रहा है प्रभावित करने वाले कारक कौन है? वंशानुक्रम है, वातावरण है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। देखिए, वंशानुक्रम वो होता है जो गुण आप अपने पिताजी से, दादाजी से लेकर के आए हैं। आप वंशानुक्रम वो होता है दादाजी के गुण पिताजी में आए, पिताजी के गुण आपके अंदर आ गए। वो होता है कि वंशानुक्रम के गुण आपके अंदर आए, वंशानुक्रम हो गया कारक। वातावरण, जिस प्रकार के समाज में, घर परिवार में, विद्यालय में आप रहते हैं, उसका जो प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है 1%। ठीक है, और वातावरण का प्रभाव पड़ता है 99%। ये दोनों मिलकर के हमारे बनते हैं 100%। कितने बनते हैं? 100% बन जाते हैं। तो हम किसके साथ जाएंगे? 1% के साथ, 99% के साथ, या 100% के साथ? तो प्यारे दोस्तों, हम लोग चले जाएंगे इस 100% के साथ, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व पर हमारे वंशानुक्रम का भी फर्क पड़ता है और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वातावरण का। जिस समाज, जिस गली मोहल्ले, जिस घर परिवार में हम रहते हैं, है ना, उसका भी हम पर फर्क पड़ता है। हम भी वैसे ही बन जाते हैं जैसा हमारा समाज, हमारा वातावरण हमको मिलता है। चलिए, और अगर ऑप्शन में ये ना होते, ये भी ना होता, तो हम वातावरण को टिक करते। आगे बढ़ जाते हैं। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा, अवलोकन विधि के द्वारा, साक्षात्कार, या फिर आत्मकथा। तो अचेतन मन का जो अध्ययन है उसकी बात हो रही है, जिसको हम मनोविश्लेषण विधियों द्वारा अध्ययन करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज मिति द्वारा अध्ययन करने से क्या पता चलता है? समाज मिति द्वारा अध्ययन करने से आचरण का, बुद्धि का, सामाजिकता का, शारीरिक स्वास्थ्य का। प्यारे दोस्तों, समाज मिति द्वारा अध्ययन करने से सामाजिकता का पता चलता है। किसका? सामाजिकता का। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने। व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है? सामाजिक पहलू, कारण संबंधी पहलू, क्रियात्मक पहलू, ज्ञानात्मक पहलू। तो व्यक्तित्व के जो क्रियात्मक पहलू हैं उसका संबंध मानव की क्रियाओं से है। क्वेश्चन कह रहा है क्रियाओं यानी कि क्रियात्मक पहलू। ठीक है, कई बार आप ऐसे भी क्वेश्चन को ठीक से पढ़ करके आंसर दे सकते हैं। किस पहलू का संबंध? तो क्रियाओं से है, तो क्रियाओं से क्रियात्मक पहलू का संबंध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी, या फिर शर्मीला? अब यहाँ पे भी क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा कंफ्यूजन वाला है। इसके भी आंसर हमको मिलते हैं, कई जगह बहिर्मुखी है, कई जगह अंतर्मुखी इसका आंसर है। लेकिन बाल्यावस्था में जो बालक होता है, मैं मानता हूं कि वो अंतर्मुखी है, और जबकि ज्यादातर आंसर राइट इसका यही है, अंतर्मुखी। बाल्यावस्था में बालक अंतर्मुखी क्यों होता है? क्योंकि जब वो नए व्यक्ति को देखता है तो उससे वो मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, और जिसको जानता है वो केवल उसी से मिलना जुलना पसंद करता है, उसके पास खेलना पसंद करता है। नए व्यक्ति को वो अवॉइड करता है।
है ना। तो यहां पे बालक अंतर्मुखी, इसका ऑप्शन ज्यादा सही माना जाता है। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संगठन है, यह कथन किसका है? व्यक्तित्व जो है वह समाज के द्वारा जो मान्य और अमान्य गुण हैं उनका संगठन है। वॉरेन, रेक्स, मंतेशी। तो यहां पे रेक्स ऑप्शन ज्यादा सही, मतलब रेक्स जो है वो सही ऑप्शन है। वही कहते हैं कि समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संगठन व्यक्तित्व कहलाता है, पर्सनैलिटी कहलाता है। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग कितना होता है? 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। हमारे मस्तिष्क का 1/10 यानी कि 10% भाग चेतन भाग कहलाता है। टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? तो टर्मन ने किसकी बात की थी? सामाजिकता, बुद्धिलब्धि, शारीरिक बनावट, विचारशीलता। प्यारे दोस्तों, आपको क्वेश्चन पता होगा, पहले ही पढ़ाया है। टर्मन ने बुद्धिलब्धि की बात की है, तो उन्होंने बुद्धिलब्धि के बेस पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है ना, कि भाई इतने से इतने तक जो है कि ये बच्चे कहलाएंगे प्रतिभाशाली, गॉड गिफ्टेड वगैरह, है ना। तो उन्होंने बुद्धिलब्धि के आधार पर बालकों को या व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? शील गुण, शारीरिक बनावट, जीवन लक्ष्य एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयास, या फिर कल्पना एवं विचार शक्ति। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कल्पना एवं विचार शक्ति के आधार पर किया है। किस पर? कल्पना एवं विचार शक्ति के आधार पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया है? तो प्रकृति यानी नेचर के बेस पे एडलर, आइजैक, विलियम जेम्स कैटल। तो प्रकृति के बेस पे व्यक्तित्व का विभाजन करने वाले विलियम जेम्स हैं। कौन है? विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी एक बुक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है। कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक पोलेंस्की हैं। कौन है? पोलेंस्की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपको अपने जो अगर आप इजी नोट्स पढ़ रहे हो तो उसमें नहीं मिलेंगे। बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चंस आपके पेपर में इसी में से क्वेश्चंस आएंगे व्यक्तित्व से रिलेटेड। आगे बढ़ जाते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किसमें रुचि रखते हैं? सामाजिक कार्यों में, भौतिक काम करने में, या दूसरे व्यक्तियों में, दूसरे लिखा यहाँ पे, दूसरे व्यक्तियों में या फिर स्वयं में। तो पहले ही आपको क्लियर करा चुके हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं वह केवल अपने आप से मतलब रखते हैं, स्वयं में रुचि रखते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। लैटिन भाषा में जो पर्सोना है उसका क्या अर्थ है? तो लैटिन भाषा में पर्सोना का मतलब क्या होता है? मुखौटा होता है। ऑप्शन सी। व्यक्तित्व में निहित है, क्या निहित है? समग्रता, बुद्धि, विकेंद्रीकरण या फिर उपयोगिता। तो व्यक्तित्व में क्या निहित है? हम ये अभी लाइन पीछे पढ़े थे शुरुआत में ही। तो व्यक्तित्व में समग्रता निहित है। सभी शील गुणों का, चाहे वो आप जितने भी गुण आप जो है जन्मजात लेकर के आए हैं या इस समाज में आकर के आपने पाए हैं, वो सारे ही गुण मिला करके व्यक्तित्व बनता है, इसलिए समग्रता निहित है। व्यक्तित्व में सारे ही गुणों का कलेक्शन क्या है? प्रेजेंट है, विद्यमान है। प्यारे दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से आपको कितनी हेल्प मिली, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट किए बिना आप नहीं जाएंगे। एक लाइक और एक कमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? गत्यात्मकता, वातावरण के साथ समायोजन, सामाजिकता या फिर अभिप्रेरणा। तो देखिए इसमें से व्यक्तित्व की विशेषता जो है वो अभिप्रेरणा नहीं है, बाकी गत्यात्मकता होती है। वातावरण के साथ समायोजन करना भी व्यक्ति को आना चाहिए और आता है। सामाजिकता भी उसका एक मूल कारक होता है। तो ये सारी जो है व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं तीनों, लेकिन अभिप्रेरणा व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 35। इतने ही, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन में से आपको पेपर में मिलने वाले हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं कौन? आशावादी प्रकृति के, वातावरण से शीघ्र समायोजित करने वाले, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले, उपयुक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों इसमें तो सारे सही है, क्योंकि आशावादी प्रकृति के व्यक्ति भी बहिर्मुखी होते हैं, वातावरण के साथ बड़े ही जल्दी समायोजित हो जाते हैं, चाहे
किसी भी अजनबी व्यक्ति के साथ उसको डाल दो, उससे वो व्यवहार बना लेगा, दूसरों को अपनी ओर बड़ा जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। तो ये उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर ओवर हियर। प्यारे दोस्तों, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इतने ही क्वेश्चन हैं, 35 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों डालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्लास कैसी रही कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक, अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।